हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक पोस्ट आई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन बताया था। आज मैं आपको पूरा उसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये श्योर करता हूँ। और इसके बाद आपके सारे डाउट हैं जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह की पोस्ट है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, किस तरह का वर्क प्रोफाइल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पोस्ट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विंग्स होते हैं, चाहे वो आपके जो केसेस जो लगते हैं, जो उनकी डेट आती है केसेस की, या फिर उनके जो भी मतलब वर्डिक्ट आते हैं उनकी ड्राफ्टिंग या फिर जो कोर्ट के जो हमारे जजेस होते हैं, जज के जितने भी जज होते हैं उनकी टीम होती है। तो उनके साथ जो कोर्ट असिस्टेंट होते हैं ना, वो उनकी हेल्प करते हैं ड्राफ्टिंग और जो भी फाइल वर्क। और बहुत सारे ऐसे कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई ट्रांसफर्स देखता है, कोई कुछ देखता है। तो इस तरह की चीज़ होती है, उसमें जितने भी क्लरिकल वर्क जो होते हैं वो यही पोस्ट इसमें करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें कोर्ट के अंदर जाने के लिए, और वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो यही एक एंट्री हमारे पॉइंट है। मतलब ये हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जो है, यहाँ से हमारी एंट्री शुरू होती है। ठीक है, ये आप जैसे कि हम सब जानते हैं लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की, जैसे कि नोटिफिकेशन में हमने बताया भी था। और इसका जो ग्रेड पे है वो हमारा 4200 का ग्रेड पे है। इसकी जो वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है। इसकी जो पोस्टिंग है, जैसे कि नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में एक ही है जैसे हम सब जानते हैं। और इसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो लोग हमेशा दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, इधर उधर ट्रांसफरेबल जॉब नहीं चाहते। तो सबसे पहले उनके लिए हो गई। ड्रेस कोड क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक ड्रेस कोड चलता है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है। वो है आपका ब्लैक कोट, आपकी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, यही आपको फॉलो करना पड़ता है। ये जो एडवोकेट्स वगैरह जो लॉयर होते हैं वो भी यही पहन के आते हैं, और कोर्ट असिस्टेंट भी यही ड्रेस फॉलो करते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी, तो सैलरी जो हमारी इस बार जो नोटिफिकेशन में दिखाई है वो दिखाई है 72,040 रुपये, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी है। आप इसको समझिएगा। कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ऐसे करके दिखाएंगे कि देखो 72,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए 72,000 में ना बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। उसमें हमारा बेसिक तो हमारा वही है 35,500 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें क्या होता है, आपका डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उसके बाद हमारी इतनी सैलरी जाके बनती है। और इसके बाद ये जब सैलरी हमें मिलती है, इसके बाद इसमें एक एनपीएस भी अब हमारा कटने लगा है। ठीक है, तो ये अब एनपीएस कटने के बाद लगभग 3 या 4,000 एनपीएस कटता है। तो आप मान सकते हैं कि आपको 68,000 सैलरी आसपास आपको मिल जानी चाहिए। और जैसे कि अब लेवल 8 मतलब सॉरी जो पे स्केल 8 आने वाला है ग्रेड पे, तो उसके बाद जो ये अपग्रेड हो जाएगी तो काफ़ी हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका वर्कलोड, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत दोस्त जो हैं, बहुत जान पहचान के लोग जो हैं इस प्रोफाइल पे काम करते हैं, और इसमें वो बताते हैं कि वर्कलोड है, ये काफ़ी वर्कलोड इसमें होता है, अच्छे खासे काम होते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा केसेस लटके हुए होते हैं, और उनके अंदर ऐसा नहीं कि वर्डिक्ट देने में लटकते हैं। कई बार डेट अलग मिल जाती है, उनके नए पेपर्स तैयार होते हैं, और हर डिपार्टमेंट में अलग इतना काम है, और एक ही कोर्ट है तो बहुत सारा वर्कलोड होता है। कभी भी ये मत सोचेगा कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ वर्कलोड कम होता है, इसमें वर्कलोड अच्छा खासा होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ देखिए कि वर्कलोड कितना है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। नेचर ऑफ जॉब क्लैरिकल है, मतलब बेसिकली जो है आपका फाइल वर्क है। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा मतलब 10-10 बजे तक काम करना पड़ता है, पर कई बार इन केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोर्ट रात को भी खुल जाती है, वहाँ पे भी कोर्ट असिस्टेंट को मौजूद होना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, प्रमोशंस, आप यहाँ प्रमोशंस यहाँ देख सकते हैं। इसका बहुत लंबा मतलब बहुत ऊपर तक इसमें लोग जानते हैं। अगर आपकी उम्र मतलब लाइक कम उम्र है, जैसे कि मिनिमम एज में अगर आप इसमें चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 साल के अंदर लेवल 7 बन जाते हैं, जो कि कोर्ट असिस्टेंट नाम है। मतलब आपके नाम से जूनियर हट जाता है, और इसके ग्रेड पे है 4600।
जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो जो ग्रेड पे होते हैं, जैसे कि एएसओ जो होता है उस ग्रेड पे की। उसके बाद आपका कोर्ट असिस्टेंट होता है, कोर्ट एसोसिएट या फिर सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कह सकते हैं आप उसे, वो लेवल 8 की होती है और उसका ग्रेड पे होता है 4800। ठीक है, इसमें भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद आपकी कोर्ट मास्टर की आती है, ये यहाँ से आपको बिल्कुल ए ग्रेड की पोस्ट आपकी शुरू हो जाती है। आप कह सकते हैं लेवल ग्रेड पे जो ये है कोर्ट सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, ये भी लेवल ए, मतलब लेवल ए की जॉब होती है। और उसके ऊपर भी ये जो होती है काफ़ी सीनियर जॉब हो जाती है, ब्रांच ऑफिसर, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है ये। इसमें ब्रांच जितनी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं उसमें आप हेड बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये लेवल 12 होता है और इस तरीके से करते करते आप रजिस्ट्रार तक यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं कई बार, मतलब एक वर्क प्रोफाइल के ऊपर भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं और इस तरीके से पूरी हायरार्की है। ठीक है, अब आते हैं बात हॉलीडे की। तो देखिए बहुत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जब होते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हॉलीडेज़ का क्या सीन होता है। तो मैं आपको बता दूं, मात्र एक कोर्ट्स जो होते हैं, कोर्ट्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको इतनी छुट्टियां मिलती हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसमें आपकी स्कूल की तरह विंटर वैकेशन हो गया, आपका समर वैकेशन हो गया, ठीक है, दिवाली की बहुत सारी छुट्टियां, ठीक है, और बाकी जितने भी मतलब जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो ये जैसे कि आपकी समर हॉलीडेज़ है, विंटर हॉलीडेज़ है, इसमें जजों की छुट्टी होती है, बट ऑफिशियल वर्क जो होता है ना हमारे कोर्ट के अंदर, वो हमेशा चलता रहता है। पर ऐसा नहीं है कि सारे टाइम ही वो चलता है। ऐसा होता है कि जैसे विंटर वेकेशन होती है तो उसमें जजेस की लगभग 15 दिन की छुट्टी बनती है, तो उसमें 3 या 4 या 5 दिन की छुट्टी कोर्ट असिस्टेंट की भी होती हैं। और ये एक रोटेशन बेसिस होता है कि 4 दिन एक ग्रुप, मतलब 4-5 जनों की छुट्टी है, फिर उसके बाद अलग छुट्टी है, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आप ये समझ गए। देन उसके बाद अब आते हैं इस बार जो हमारी जो जेसीए 2025 जेसीए जो 2025 में जो आपकी एक मिनट जस्ट वेट अ मिनट, जो जेसीए 2025 में हमारी जो वैकेंसी आई है, इस बार वैकेंसी है 241, है ना, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो है 8 मार्च। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको इस पूरी स्लाइड में आपको सारी चीज़ बता दूंगा। इसके बाद आपको किसी की वीडियो और कोई भी डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ने की है। इसमें हमारा जो CBT 1 है ना, वो हमारा 50, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस आपके उसमें इंग्लिश के आएंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग एक कंबाइंड सेक्शन है, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स बहुत कम होती है, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर रीजनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जीके है, जीके के 25 क्वेश्चन आपके पास होते हैं और कंप्यूटर के 25। अब देखिए जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर इसमें आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो मतलब आप एकदम एग्जाम से आउट हो गए। लास्ट ईयर उसमें आपको 13 नंबर लाने ही लाने थे। ठीक है, 13 नंबर आपको कंप्यूटर में लाने थे, क्योंकि सभी जानते हैं आजकल डिजिटलाइज हो चुकी हैं चीज़ें, कोर्ट के अंदर भी कंप्यूटराइजेशन है और बाकी बहुत सारे पोर्टल्स हैं। तो अगर आप कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी लायक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन तो आपके ये बन गए CBT 1 में, जो मैथ रीजनिंग वगैरह जो नॉर्मल सेक्शन होता है। और इसमें हमारे 25 क्वेश्चन आ गए आपके कंप्यूटर के, तो यानी 125 का जो है आपका प्री एग्जाम होने वाला है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। हाँ, मैं सभी अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्यों मैं थोड़ा इस एग्ज़ाम को लेके और एक जीजे का एग्ज़ाम है उनमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने कमेंट में कुछ लोगों को ये बता दिया कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है वो थोड़े दिन बाद होता है, बट नहीं, इसमें हमारा जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो सेम डे होता है। जब हमारा CBT का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके जस्ट तो ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाता है। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसकी जो कंडीशंस है वो है 35 WPM, 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और जिसमें आपको एरर 3% चाहिए। इस एरर में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, सभी को 3% एरर आपको चाहिए, चाहे वो UR हो, ST हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, किसी को छूट नहीं है न। अगर आप 3% से, अगर इसमें कोई राउंड ऑफ भी नहीं होती है कि आप 2.99% आपका एरर है तो आप पास हो जाओगे, नहीं। अगर आप 3% राउंड में अगर आपका अगर एरर फ्री है तो ही आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी होगी। टाइपिंग टेस्ट सेम डे होगा। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के बारे में। देखो
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है हमारा, उसमें पैसेज दिया होता है, एक बड़ा सा आपको पैसेज दे देंगे, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। पहले आपको उसको जो पैसेज है वो समझना होगा, और उसके क्वेश्चन, जैसे कि हम 10th और जैसे कि 10th क्लास में था, हम पूरा पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर लिखते थे, उसी तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग, एक प्रेसी आती है आपकी, और एक होता है आपका एस्से। एस्से ईजी देते हैं, पिछली बार भी ईजी ही दिया था। मैं बता देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्टिव का जो पैसेज था ना, वो पिछले साल आर्ट एंड कल्चर पे दिया था। ये आर्ट एंड कल्चर पे आपका दिया था पैसेज, ठीक है। प्रेसी का मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, पर और एस्से दिया था। एस्से में 5 टॉपिक होते हैं जिनके आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। देखिए जो एस्से है उसमें हमारे बहुत चॉइसेस होते हैं, और ये बहुत सिंपल होता है, बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते। पिछली बार तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके के टॉपिक थे जो बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखे। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो पैसेज था पिछली बार वो बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब उसको 15 से 20 मिनट समझने में ही लगे थे कि वो कहना क्या चाह रहा है। और प्रेसी भी अच्छी खासी ये लोग देते हैं, समझ के लिखना एक कंसाइज वे में, और विद इन 2 आवर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन 2 आवर्स लिखना एक अच्छा वो होता है, मतलब एक अच्छा कंपटीशन है इसमें। डिस्क्रिप्टिव आप अच्छी, मतलब आप जब आप Tier 1 की तैयारी करें तो सेम डे से आप डिस्क्रिप्टिव पर भी ध्यान दें कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़ रीडिंग जो है जरूर करें, ठीक है। इंटरव्यू आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट जो हमारा नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 18 जून को। कुछ लोग मेरे से जो है पोस्ट में ही पूछते रहते हैं कमेंट में कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने दिन बाद इंटरव्यू होगा, कितने बार डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये स्लाइड उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए 210 पोस्ट थी, और इस साल हमारी कितनी है 241, यानी कि हमारी कितनी सारी पोस्ट बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 31 पोस्ट हमारी इंक्रीज हुई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। 31 पोस्ट हमारी पिछली बार से बढ़ी हैं। आप 2017 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 57 पोस्ट ही इंट्रोड्यूस हुई थी, पर इस बार हमारी 241 पोस्ट हैं इस बार, ठीक है। 18 जून को इसका नोटिफिकेशन आया था, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 25 और 26 सितंबर में, यानी कि लगभग 90 से 100 दिन बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जब नोटिफिकेशन आया था। पर देखिए हर बार चीज़ें अलग होती हैं, हर साल इतना लेट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास 3 महीने हैं और बहुत आप रिलैक्स करने लगें और इस तरीके अपने आप को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। शुरुआत से ही पढ़ते रहिए। टाइपिंग सेम डे हुई थी। उसके बाद जो हमारी आंसर की आई थी वो आई थी आपकी सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में, लगभग 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। 9 अक्टूबर को हमारी आंसर की आ चुकी थी, सॉरी ये, हाँ 15 दिन बाद हमारी जो है आंसर की आ गई थी। उसके बाद आपका जो CBT Tier 1 जो आपका मैथ रीजनिंग वगैरह का जो पेपर था उसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 2023 को, यानी कि अगले साल। देख रहे हैं आप 18 जून 2022 को हमारा नोटिफिकेशन आता है, और उसके इतने दिनों बाद 3 मार्च अगले साल चले जाती हैं रिजल्ट CBT 1 का, केवल ही CBT 1 है। उसके बाद अब हमारा डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव कंडक्ट, वो होता है 25 जून 2023 को, मतलब कि अप्रैल गया, मार्च, अप्रैल गया, मई गया, जून, 2 महीने आपको कंप्लीट, उसमें 2 क्या 3 ही मान लीजिए इसको, 3 महीने आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मिलते हैं। 3 मंथ आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलते हैं आराम से, ठीक है। और आप 60, मतलब अब मैं इसको मान के चलता हूँ कि आप 50 to 60 डेज मान के चले नोटिफिकेशन से इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। पर ये ना कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है, एग्ज़ाम कराने वाले कभी भी करा लेते हैं। जैसे कि पिछली बार तो जून में आया था, इस बार पहले ही आ गया है, तो हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट जो 2022 वाला था वो बहुत लेट तक चला है, 1-1.5 साल खिंचा है वो, तो इस बार हो सकता है कि जल्दी करा ले। तो जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आप कोशिश करिएगा कि, क्योंकि अभी सीजल का पेपर भी काफ़ी दूर है, तो आप पढ़ना इसमें शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होता है 25 से 30 अगस्त को। जून जुलाई केवल 1.5 महीने के आसपास आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिलता है, और फाइनल रिजल्ट आया आपका 23 दिसंबर 2023 को। तो इस तरीके से ये पूरा एक टाइम पीरियड है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कब हमारा पेपर, कब CBT 1 हो सकता है, कब, उसमें तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, सब आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कट ऑफ, सबसे ज़्यादा लोग कट ऑफ के बारे में जो है चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए कट ऑफ देख लीजिए आप, लास्ट ईयर कट ऑफ कैसे गई थी, ठीक है। CBT 1 जो होता है ना, CBT 1 फिक्स होता है, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं।
50% किस में से, 100 में से। 100 में से किस किस में, जो कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ और 25 क्वेश्चन आपके जीके के। तो इनमें से आपको केवल 50% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 50% मार्क्स लाने क्वालिफाइंग करने के लिए, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बैठने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होने के लिए आपको 50% मार्क्स तो यहाँ चाहिए, सॉरी ये 80 बन गया, 50 मार्क्स चाहिए और 13 नंबर चाहिए आपको कंप्यूटर में, यानी कि आपकी 63 जो है आपकी ऐसे कट ऑफ बनती है 125 में से। 125 मतलब 100 + 25, ठीक है। और इंटरव्यू में अब देखिए, क्वालिफाइंग करना अलग चीज़ होता है और मार्क्स ऐड करना अलग होता है। जैसे कि आपके सीजीएल के एग्जाम में होता था ना कि कट ऑफ तो आपकी जो है 200 में से लगभग 120 चली जाती थी, 130 चली जाती थी। अब 131 वाला मेंस तो दे रहा है, बट होता क्या है कि वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो इस एग्ज़ाम में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। आप समझिएगा कि देखिए, जब इंटरव्यू के लिए जो बच्चों को कॉल आई थी वो आई थी 180 पे और आउट ऑफ 275। अब लोग पूछेंगे कि भाई ये 275 मार्क्स कैसे बने, हमारा जो पहला पेपर था वो तो 125 का ही था, है ना, और उसमें 100 नंबर आप डिस्क्रिप्टिव का, तो यानी कितने नंबर गए, 225 हो गया, 225। अब ये जो 50 मार्क्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इसका जिक्र हमको नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया है और इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं या मेरे जैसे बहुत लोग इसी चक्कर में फेल हो गए थे जिसका जिक्र नोटिफिकेशन में ही नहीं था। अब आप समझिएगा 275 का जो बाइफर्केशन है वो कैसे है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 225 तो कैसे हुआ, 100 नंबर तो आपको डिस्क्रिप्टिव के हो गए और 125 आपके वैसे हो गए, तो ये हो गया 225। अब जो 50 जो मार्क्स हैं वो हैं, आप यहाँ ये देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये है टाइपिंग की स्पीड के नंबर, टाइपिंग की स्पीड के मार्क्स, जो कि नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं दिए हैं। तो आप समझिए इस बात को कि देखिए, अब मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, मेरे मार्क्स है 64.2389, कंप्यूटर में मेरे 25 में 15 है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे इसमें पूछेंगे नॉर्मलाइजेशन। हाँ, अगर एग्जाम मेरे जैसे कि मेरे टाइम पे 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं ये, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें भी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइज्ड होते हैं, अगर आपके हार्ड और आसान आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। एरर 2.40, मतलब मैं टाइपिंग की स्पीड में मैं पास हो गया, बट मेरी स्पीड आई थी 36.64, 36.64 मेरी टाइपिंग की स्पीड थी, ठीक है। और ये किसी ने नहीं बताया था कि इतनी स्पीड आने पे आपको केवल 25 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये मैंने जो ऐड किया है यहाँ पे, ये देखिए मेरी 35 से 40 जब स्पीड आई थी तो मेरे 25 मार्क्स मुझे मिले। ये जो मेरी जिन लोगों की 41 से 45 आई उनको 30 मार्क्स मिले, मतलब 5 ज़्यादा +5। जिनके 46 से 50 आए उनको 35 मार्क्स मिले, जिनको 51 से 50, मतलब ऐसे करके 61+ तक की जो स्पीड कुछ बच्चे लाए थे उनको 50 मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, स्पीड और मार्क्स, इन लोगों ने नोटिफिकेशन में इस बार भी नहीं दिया, पिछली बार भी नहीं दिया था। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जितनी ज़्यादा स्पीड ला सकते हैं विथ 3% एरर, उतनी लाइए, उतना आपका फॉर श्योर सिलेक्शन इसमें पक्का है, कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे इसमें फेल होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसमें सीबीटी का जो पेपर होता है ना, वो मायने रखता ही नहीं है। आप टाइपिंग धुरंधर वाली टाइपिंग करके जाओ और टाइपिंग में पास भी हो जाओ, आप फॉर श्योर आपका जो फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। मार्क्स से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना जो 50% मार्क्स जो इसमें आपको लाने हैं वो आप कभी भी आपको बैठा लो, वो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, ठीक है। तो मेरे को बस यही आपको लोगों को बताना था, ठीक है। अब आपको आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ये है कि अभी से ही, आज से ही डे 1, सॉरी 1 मिनट, डे वन सबसे पहले तो आप टाइपिंग शुरू करें, टाइपिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इसके लिए आपको 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप एकदम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप टिप 10 सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री मिल जाएगा, या फिर आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे ना आप कि टिप 10 सॉफ्टवेयर, तो आपको फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स है, तो आप इसको डाल के आपकी फिंगर सेट हो जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो क्या करिए, एक सोनी टाइपिंग आता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, उसको आप
उसका फ्री वर्जन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप इसको पेड भी खरीद सकते हैं वो उनकी साइट पर जाकर। तो ये 2 ऑप्शन आप लोगों के लिए हैं। अगर आप कोई बच्चा ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, ऑनलाइन करना चाहता है, तो टाइपिंग baba.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारा बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे कि एक ओपन ऊपर बॉक्स आता है, यहाँ पूरा आपका डिटेल लिखी होती है, वो आपको नीचे बिल्कुल एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार दिए होते हैं, वैसे ही जैसे कि सीजीएल में होता है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया जो हो गया टाइपिंग के लिए टिप्स। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि हमको पेपर में क्या क्या करना है, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से करनी है। बहुत अच्छे से क्या करनी है, एक तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना है डेली, इससे आपके 50 क्वेश्चन में से आपको 50 ही लाने पड़ेंगे। अगर आपको मतलब 50% अगर आपने इंग्लिश अच्छे से कर लिया तो आपको फोर्स सिलेक्शन है, इसमें 50 में से 50 लाने हैं। इंग्लिश में तो 50 में से 50 लाने हैं। उसके लिए आपको वोकैब आप कहाँ से कर सकते हैं, वोकैब आप ब्लैक बुक उठाइए और उसको रट डालिए। आपके पास 60 दिन पूरे हैं, 60 दिन पूरे हैं। ब्लैक बुक पूरा चार्ट लीजिए, ईडीएम्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बुक से वोकैब आपकी वोकैब हो जाएगी, ये ईडीएम्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपको गो थ्रू है। एक आपको एक बात हो रहा है, जहाँ तक मुझे पता है ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो है एनटीए ने लिया था, तो उनकी एक अपनी ही जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो जैसे कि टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और जितने भी एग्ज़ाम एनटीए लेता है उनकी आप क्या कर सकते हैं, उन एग्ज़ाम को मॉक के थ्रू लगाइए। जैसे कि जैसे सीटेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट के हो गए, और जितने भी कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं ना, उन एग्ज़ाम को आप लगाइए। उनमें जो इंग्लिश आती है, जो एनटीए जो स्पेशली एनटीए ने एग्ज़ाम कराए हैं, उनके जो जितने भी आपको मॉक मिले ना, आप उनके इंग्लिश के सेट लगाइएगा, तो आपको वहाँ से आसानी होगी। अनसीन पैसेज, ये सब मतलब बेसिकली जो है ना सीजीएल जैसा ही पैटर्न होता है, लेवल थोड़ा सा सीजीएल से अच्छा मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई। मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप एक हफ्ते में पूरे वीक में अगर 2 मॉक लगा लेंगे CHSL या फिर सीजीएल भी कह सकते हैं, सीजीएल वाले लेवल के 2 अगर सेक्शन मॉक लगा लेंगे तो उनसे आपका काम बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताता हूँ, अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है। अरिहंत मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी है नहीं वो दिखा दी, पर मैं एक वो बुक है, मैं वो गूगल पे भी दिखा दूँ थोड़ी देर में। अरिहंत की एक बुक आती है, आप उसको पूरे का पूरा गो थ्रू कर लीजिए। स्पेशली आपको क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, एक तो आपको कमांड्स याद करनी है सारी, आपको कमांड्स याद करनी है, जितनी भी कमांड्स हो सके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। MS वर्ड, जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी आपको होता है, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इनकी डिटेल में आप उनको पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिबन, ये जो टेम्पलेट्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो पेपर के बारे में आपको बता दिया, टाइपिंग के बारे में बता दिया, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में ना मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे कम से कम आपको 20 से 25 टॉपिक आपको दे दूंगा जो इम्पॉर्टेंट होंगे, मतलब लाइक ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, मैं पूरे आपको ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ही समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसा लिखना है ऐसे, और जिनमें मतलब पूरा डिटेल है आपको, ठीक है। उसमें मैं आपको एक तो अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स पहला। दूसरा मैं आपको दूंगा एक बुक दे दूंगा अरिहंत की एक सॉफ्ट कॉपी आपको मैं दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी। अगर आप इस कॉपी को अभी चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको प्रेसी राइटिंग और एस्से की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खूब अच्छे से, ताकि आप विदिन 2 आवर्स उनको बहुत अच्छे से लिख सकें। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ना लगभग 5 गुना बच्चे इंटू 5 टाइम्स, जितने भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनके 5 टाइम्स आपको बुलाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बहुत अच्छा होता है इसमें। और बहुत जितना भी ना दिल्ली कह लीजिए, हरियाणा, ठीक है, उधर से आपका राजस्थान, इधर से आपका दिल्ली NCR,
एनसीआर, दिल्ली एनसीआर यूपी, इधर है ना, इन लोगों का कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। जो भी दिल्ली से लगी हुई स्टेट्स होती है ना, ये पूरा आपको वहाँ पे कंपटीशन का माहौल मिलेगा। यही लोग ज़्यादा आपको देंगे क्योंकि वही लोग दिल्ली में रहना हमेशा चाहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि इस बार एग्ज़ाम, सॉरी इस बार एक मिनट गाइस, इस बार जो है हमारा एग्ज़ाम जो है वो कौन लेने वाला है, तो वो टीसीएस लेगा या फिर एनटीए लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ज़्यादातर तो एनटीए लेता है। और अभी तक स्टिल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक भी यही कंफर्म है कि इस एग्ज़ाम को भी एनटीए लेगा, इस एग्ज़ाम को टीसीएस नहीं लेगा। ऐसा अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, एनटीए ही इस एग्ज़ाम को लेगा। पिछले साल भी उसने लिया था, उससे पिछले साल भी एनटीए नहीं लिया था। अगर एनटीए इस एग्ज़ाम, अगर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम टीसीएस लेता है तो तो आपको फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो पूरी नहीं देखी होगी। अब मैं आपको बहुत मोटी और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हैरत करने वाली बात बताने वाला हूँ। वो ये है कि एनटीए जो है, वैसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब ऐसे टेंट कर रहे हो, मतलब मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, बट एनटीए इस एग्ज़ाम में चीटिंग करवाता है, चीटिंग करवाता है। मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ कि एनटीए एक करप्ट एजेंसी है। आप डिफरेंट एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, एनटीए मतलब ये आपका कौन सा एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम भी होता है, उसमें भी चीटिंग करवाता है। और इस एग्जाम में भी ना, जितने भी कोर्ट के एग्जाम होते हैं उसमें एनटीए चीटिंग करवाता है। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि आप यकीन नहीं मानेंगे। मेरा सेंटर आप कह सकते हैं द्वारका नहीं, रोहिणी में पड़ा था। रोहिणी में पढ़ा था और एक बहुत ही बेकार सा सेंटर था वहाँ पर। और जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी, आप देख पा रहे होंगे मुझे, तो मेरे जस्ट बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था। उसका एक मतलब ऐसे जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने वाइट ऐसे शीट लगा दी थी बीच में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये शीट क्यों लगा दी है पहले से ही, तो कह रहे कि नहीं, ताकि आप उधर ना देखो, वो आपके में ना देखें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम कहाँ से हो। तो जब मैंने उस बंदे से ये सब पूछना चाहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत शांत रहा, और उसने अपना चेहरा दिखाने से मुझे अवॉइड किया। तो वो अपना पास बैठा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एग्ज़ाम देने गया था, मैं अपने एग्ज़ाम पे फोकस करता रहा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के दौरान जब वो एग्ज़ाम चल रहा था, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो होता क्या है कि उससे जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उस सेंटर के ऑफिशियल और कुछ एनटी के ऑफिशियल भी, वो उस बच्चे से आके बार बार पूछते हैं एग्ज़ाम सही है, एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं यार ये इससे क्यों पूछ रहे हैं, पता ऐसा क्या है कि मतलब पहले ही सही बैठा था, फिर शीट आके लगाई, फिर होता क्या है कि थोड़ी देर बाद मतलब मुझे तब बिल्कुल भनक नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद एग्जाम ओवर होता है और हम लोग टाइपिंग वगैरह देते हैं। तो वो लड़का बैठा रहा, मैंने उससे पूछा टाइपिंग क्यों नहीं हो रहा, कह रहा भाई टाइपिंग आती नहीं है, उसने मुझे ऐसा कहा। फिर क्या होता है कि मैं वहाँ से क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था, मतलब जिन लोगों का कभी कभार कंप्यूटर किसी का बंद हो गया तो दोबारा स्टार्ट किया, और इसमें ऐसा था कि अगर आपकी टाइपिंग हो रही है ना तो आप चले जाओ, मतलब टाइपिंग आपने सबमिट की अपनी और आप चले जाओ, टाइम आपका ओवर हुआ आप चले गए। तो मैं वहाँ से चला गया। होता क्या है कि उसके बाद वो जो लड़का था उसकी जगह कोई और बैठा मिला मुझे और वो टाइपिंग दे रहा था। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपकी टाइपिंग की सीट पे आके कोई और बंदा टाइपिंग आपको दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया हो। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था। बट जब मैं एग्जाम दे के अपने घर आया और लोगों ने मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट लिखे कि वहाँ चीटिंग हुई, वहाँ चीटिंग हुई, तो ये बात सही थी, इस एग्जाम में थोड़ी चीटिंग होती है, एनटीएस एग्जाम में चीटिंग करवाता है। ठीक है, और पर मैं भी ये चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम टीसीएस ले ले ताकि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे एग्ज़ाम में, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वही उन लोगों को ये पोस्ट मिले। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा चैनल है होप इज़ गुड, जैसे कि आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे ना 2 साल पहले इस एग्ज़ाम को से रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू करी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने। इसमें किस तरह का एग्जाम आया, क्या मेरा एनालिसिस रहा, कितने मैं अटैम्प्ट करके आया, कैसे कितना रहा, क्या क्या वर्ड आए, पैसेज तक, मतलब जो एनटीए का जो सॉफ्टवेयर का पूरा डिज़ाइन है ना, वो तक मैंने इन वीडियोज़ में आपको बता रखा है, या वीडियोज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना।
तो अगर आपको और भी कोई डाउट लगे ना, तो जैसे कि ये मेरा पूरा मतलब कट ऑफ के ऊपर सारी वीडियोस, पैराग्राफ के ऊपर, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल इसमें आपको बता रखी है। और ना अगर अभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो चैनल पर जाके इन वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लेना। फॉर्म फिल करने से पहले कोई गलती मत करना, उसको आराम से भरना, ठीक है। और बाकी बस ये बात आपको मुझे बतानी थी। उसके बाद शायद ही कोई डाउट हो आप लोगों का, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम तो आपके पास है ही मेरा, मैं डायरेक्टली आपको जवाब दूंगा। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सभी तक ये वीडियो पहुंचे। और इसमें जो वीडियो में आखिरी में जो मैंने बातें बताई हैं उनसे हमेशा अवेयर रहना। आगे भी जब आपका एग्जाम हो तो तब मतलब वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना अपने सराउंडिंग के आसपास, ठीक है गाइज। मैं हमेशा जेन्युइन बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है बट आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है गाइज। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, बढ़िया, और पढ़ते रहिए। बाय गाइज, टेक केयर।